नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रेयान हॉलिडे की किताब है ना, स्टिलनेस इज द की, उसके कुछ खास हिस्सों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये किताब स्थिरता या ठहराव के बारे में है। हाँ, जरा सोचिए, सेनेका, प्राचीन रोम के एक महान दार्शनिक, वो अपने कमरे के नीचे जो शोर शराबा होता था ना, उससे परेशान थे। अच्छा, कैसा शोर? अरे वो वजन उठाते एथलीट, मालिश करने वाले लोग, सड़क का कोलाहल, मतलब काफी कुछ। फिर भी उन्होंने लिखा कि बाहरी उथल पुथल के बीच भी अंदरूनी शांति कैसे बनाए रखें। कमाल है ना। ये दिलचस्प है। और ये सिर्फ सेनेका की बात नहीं है। आप देखें तो स्टोइकवाद से लेकर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म तक, मतलब लगभग हर प्राचीन दर्शन और धर्म ने इस आंतरिक शांति, स्थिरता को ही सबसे बड़ी चीज माना है, एक सुखी सफल जीवन की चाबी। सही कहा। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ साधुओं या दार्शनिकों के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में देखें, इतनी भाग दौड़ है, सूचनाओं की बमबारी, सोशल मीडिया का खिंचाव, काम का दबाव। ये स्थिरता शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ मतलब मन की शांति वाली बात नहीं है। ये असल में बेहतर तरीके से काम करने, साफ सोच रखने और मुश्किल हालात, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम, उसे संभालने की काबिलियत भी है। तो आज हमारा मकसद यही है, इस किताब से वो तरीके निकालना जो किसी को भी अपनी जिंदगी में ज्यादा ठहराव, ज्यादा स्थिरता लाने में मदद कर सकें। जी, और हम 3 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे: मन, आत्मा और शरीर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मन से। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया का भविष्य आप पर टिका हो। जॉन एफ कैनेडी, क्यूबन मिसाइल संकट। हाँ, वो भयानक दौर था, परमाणु युद्ध का खतरा बिल्कुल सर पर था। और उनके सलाहकार, वो तो दबाव डाल रहे थे कि फौरन सैन्य कार्रवाई करो। हाँ बिल्कुल, भारी दबाव था। लेकिन कैनेडी ने उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। पता है, उन्होंने कुछ ही समय पहले बारबरा टचमैन की एक किताब पढ़ी थी, द गन्स ऑफ ऑगस्ट। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें यही बताया गया था कि कैसे पहले विश्व युद्ध के नेता वो बड़े आत्मविश्वास में एक ऐसे झगड़े में कूद पड़े थे जिससे वे रोक ही नहीं पाए। तो ये बात उनके जहन में ताज़ा थी। तो कैनेडी ने क्या किया फिर उस दबाव के बीच? उन्होंने चीजों को धीमा करने पर जोर दिया। अपने नोट्स में भी वो बार बार कुछ शब्द लिख रहे थे, जैसे मिसाइल, वीटो, लीडर्स, आम सहमति। हाँ, और वो नाव के चित्र वाली बात, वो भी कमाल है। हाँ, बैठकों के दौरान तनाव कम करने के लिए उन्होंने एक रणनीतिकार थे, B.H. लिटिल हार्ट, उनकी सलाह भी याद रखी। क्या सलाह थी? कि शांत रहो, धैर्य रखो, विरोधी को कभी कोने में मत धकेलो और हमेशा उसे अपना चेहरा बचाने का, मतलब इज्जत बचाने का मौका दो। और उन्होंने पूछा, रूसी ऐसा कर क्यों रहे हैं? उन्होंने स्थिति को उनके नजरिए से समझने की कोशिश की। ये बहुत जरूरी है, विरोधी के नजरिए से सोचना। आज भी कितना काम का आई है। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने फौरन हमले के बजाय क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी चुनी और उसे भी बड़ी चालाकी से ब्लॉकेड नहीं, क्वारंटीन कहा। हाँ, ताकि वो हमलावर न लगे। जी, और इस धीमी सोची समझी रणनीति ने दोनों तरफ के लोगों को सोचने का वक्त दिया और आखिरकार इसी शांत विचारशील रवैये ने दुनिया को बचाया। तो ये कैनेडी का उदाहरण दिखाता है कि संकट में मानसिक स्थिरता कितनी जरूरी है। हाँ, और ये स्थिरता सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हैं। हमें भी उसी तरह वर्तमान में रहने, अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रखने, सोचने के लिए समय निकालने, फालतू की चीजों से ध्यान हटाने और शांति से सोचने की जरूरत है। और इसका एक तरीका है वर्तमान में जीना। आपने मरीना अब्रामोविच का जिक्र किया था। हाँ, वो द आर्टिस्ट इज प्रेजेंट वाला प्रदर्शन कमाल था। वो 750 घंटे तक एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहीं। 750 घंटे? हाँ, और एक एक करके 1500 से ज्यादा अजनबियों की आंखों में देखती रहीं। सोचिए जरा। ये तो अविश्वसनीय धीरज और फोकस है। ये दिखाता है कि वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहना कितना शक्तिशाली है, और हाँ, कितना मुश्किल भी। हम अक्सर क्या करते हैं, या तो गुजरे हुए कल पर अफसोस करते हैं या आने वाले कल की चिंता, और इस चक्कर में अभी को खो देते हैं। सही बात है। मरीना ने दिखाया कि बिना भटके, बिना ऊबे, पूरी तरह से यहाँ और अभी होना मुमकिन है। तो इसका मतलब हमें अपना फोन कम देखना चाहिए, ये जो लगातार सूचनाएं आती रहती हैं उनसे बचना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक तो है ही। नेपोलियन का किस्सा याद है? हाँ हाँ।
वो अपनी डाक 3 हफ्ते तक नहीं खोलते थे। बिल्कुल। उनका तर्क था कि 3 हफ्ते में ज्यादातर जरूरी मसले या तो खुद ही हल हो जाएंगे या फिर गैर जरूरी हो जाएंगे। ये क्या था? ये सूचना के बोझ से बचने का एक तरीका था। आज के जमाने में तो ये और भी मुश्किल है, वो CNN इफेक्ट वाली बात। हाँ, वो हम सबको प्रभावित करता है। दुनिया भर की समस्याओं के लगातार कवरेज, जी। उससे एक तनाव, एक जल्दबाजी महसूस होती है। तो इससे कैसे बचें फिर? एक तरीका तो आइजनहावर बॉक है, जरूरी बनाम तत्काल वाला, कामों को बांटना। जी। दूसरा, बस जानबूझकर गैर जरूरी जानकारी को फिल्टर करना। हाँ, जैसा एपिक्टेटस ने कहा था, अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बाहरी मामलों में अज्ञानी या मूर्ख दिखने से संतुष्ट रहें। मतलब हर चीज जानने की होड़ छोड़ दें। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब कम जानकारी भी अच्छी हो सकती है। और क्या ये भी सच नहीं कि हम कई बार जरूरत से ज्यादा ही सोचते रहते हैं? बेसबॉल खिलाड़ी शॉन ग्रीन का अनुभव। बिल्कुल, वो अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बौद्ध ध्यान का सहारा लिया। कोशिश थी दिमाग को पूरी तरह खाली करने की। हाँ, उनका मंत्र था, लकड़ी काटो, पानी ढो। मतलब बस काम करो, उसके बारे में सोचो मत। एक्शन पर फोकस, ओवर थिंकिंग पर नहीं। और नतीजा क्या हुआ? दाओ दे जिंग में कहा है, खालीपन में ही उपयोगिता है। जैसे घड़ा या कमरा, वो खाली जगह के आसपास ही तो बनता है। दिमाग को खाली करने से नई सोच और सफलता के लिए जगह बनती है। लेकिन खाली दिमाग का मतलब ये तो नहीं है कि सोचना ही बंद कर दें। मिस्टर रॉजर्स वो कहते थे, धीरे चलो और गहराई से सोचो। सही कहा। खाली करने का मतलब बेवकूफ बनना नहीं है, गहराई से सोचना जरूरी है। मिस्टर रॉजर्स कहते थे ना, जो जरूरी है वो अक्सर आंखों से ओझल होता है, सतह से परे जाना होगा। जैसे वो ज़ेन गुरु हाक्वेन वाली बात। हाँ, हाक्वेन अपनी शिष्यों को मुश्किल पहेलियां देते थे। कोआन, जैसे एक हाथ से ताली बजाने की आवाज क्या है? इसका क्या मतलब? इसका मकसद तर्क से परे जाकर सोचना था, ताकि सतोरी यानी अचानक ज्ञान या अंतर्दृष्टि मिल सके। हमें भी अपने जीवन के बड़े सवालों पर सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। और इन विचारों को सहेजने का, उन पर सोचने का एक अच्छा तरीका है जर्नलिंग, डायरी लिखना। बिल्कुल, एनी फ्रैंक का उदाहरण सोचिए। नाजियों से छिपते हुए उन भयानक हालात में भी उन्होंने अपनी डायरी का इस्तेमाल किया, अपनी भावनाओं को समझने, खुद पर विचार करने, बेहतर इंसान बनने के लिए। उन्होंने लिखा भी था, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। हाँ, और सेनेका भी रोज शाम को अपने दिन का जायजा लेते थे, लिखते थे। जर्नलिंग हमें खुद से मुश्किल सवाल पूछने, विचारों को स्पष्ट करने और हाँ, भावनात्मक बोझ हल्का करने में मदद करती है। एक तरह से मन की सफाई। ये अच्छा कहा। चलिए, मन की बात तो हुई, लेकिन स्थिरता का एक और अहम पहलू है आत्मा। अब उस पर आते हैं। जी। टाइगर वुड्स गोल्फ कोर्स पर तो कमाल की मानसिक स्थिरता, लेकिन निजी जिंदगी काफी उथल-पुथल। हाँ, वो 2008 वाली US ओपन जीत, वो उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत का चरम थी, पर उसके फौरन बाद ही निजी परेशानियां सामने आ गई। ये दिखाता है कि बाहरी शांति तब तक अधूरी है जब तक अंदरूनी शांति ना हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? मतलब इतनी सफलता के बाद भी? किताब बताती है कि शायद उनके बचपन के अनुभव, खासकर उनके पिता अर्ल के साथ जो उनका जटिल रिश्ता था, उसने उनकी आत्मा पर गहरे जख्म छोड़े। उनका प्रशिक्षण बहुत कठोर था, सुना है। हाँ, बहुत, जिसका मकसद उन्हें भावनाओं से परे एक जीतने वाली मशीन बनाना था। कहा जाता है कि ट्रेनिंग में इनफ यानी बस बहुत हुआ जैसा कोई सेफ वर्ड कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ओहो, तो सफलता तो मिल गई, लेकिन शायद खुशी और सुकून की कीमत पर आत्मा में कहीं एक खालीपन। शायद पिता के साथ अधूरे रिश्ते, खोया हुआ बचपन, सब कुछ पाकर भी कुछ न पाने का एहसास, ये सब चीजें। पिता की मौत के बाद तो उनका व्यवहार और भी बिगड़ने लगा था। तो ये हमें सिखाता है कि सच्ची स्थिरता के लिए आत्मा पर काम करना जरूरी है। अपने अंदर एक मजबूत नैतिक दिशा बनाना, ईर्ष्या और बुरी इच्छाओं से बचना, बचपन के जख्मों को भरना और शुक्रगुजार होना, रिश्तों को सहेजना। हाँ, और ये समझना कि पर्याप्त क्या है, ये बहुत जरूरी है। पर्याप्त की बात आई तो वो जो जोसेफ हिलर वाली कहानी याद आती है।
कमाल की हो। हाँ हाँ, वो पार्टी वाला किस्सा जब कर्ट वोनेगट ने मजाक में कहा कि मेजबान शायद एक दिन में उतना कमा लेता है जितना हिलर की किताब कैच 22 ने जिंदगी भर में कमाया होगा। और हिलर का जवाब? हिलर ने बड़े आराम से कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। क्या? ये जानना कि मेरे पास पर्याप्त है। वाह, ये पर्याप्त होने का एहसास, यही अपने आप में एक बड़ी दौलत है। बिल्कुल, ये एहसास एक जबरदस्त स्थिरता लाता है, वरना लगातार और ज्यादा पाने की चाहत वो तो हाइड्रा जैसी है, एक सिर काटो दो नए उगाते हैं। हाँ, कभी खत्म नहीं होती। लाओ त्सु ने कहा था, जब आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। बाहरी कामयाबियां आत्मा के खालीपन को नहीं भर सकती। लेकिन एक सवाल है, क्या संतुष्ट हो जाने का मतलब ये है कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें? हेलर ने तो लिखना जारी रखा था ना कैच 22 के बाद भी। ये बहुत अच्छा सवाल है। संतुष्टि का मतलब अकर्मण्यता या रुक जाना नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल का उदाहरण है। वो अपने मानसिक अवसाद से उभरने के बाद और भी ज्यादा प्रभावशाली बने। काम या महत्वाकांक्षा वो एक बेहतर, ज्यादा शांत जगह से भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा अतृप्ति या गुस्से से ही निकले। अच्छा, और आत्मा की शांति के लिए किताब सौंदर्य और प्रकृति के महत्व पर भी जोर देती है। हाँ बिल्कुल। एनी फ्रैंक को अटारी की खिड़की से बाहर का आसमान और पेड़ देखकर कितना सुकून मिलता था। प्रकृति, कला, संगीत, ये चीजें हमें अपने छोटे से मैं से बाहर निकालकर एक बड़े जुड़ाव का एहसास कराती हैं। जैसे वो एक्सटैसिस वाली बात। हाँ, अपने आप से बाहर निकलकर विस्मय या शांति महसूस करना। जॉन स्टुअर्ट मिल को वर्ड्सवर्थ की कविताओं में शांति मिली। थियोडोर रूजवेल्ट को बैडलैंड्स के खुले मैदानों में। हमें ऐसे पलों को खोजना चाहिए। और रिश्तों का क्या? क्या अकेले रहने में ज्यादा स्थिरता है? वो जॉनी कैश वाला जिक्र है किताब में। हाँ, वो खाली घर में अपनी बेटी को पुकार रहे थे, वो काफी मार्मिक है। वो दिखाता है कि शायद अलगाव सच्ची स्थिरता नहीं देता। मजबूत रिश्ते, भले ही उनमें चुनौतियां हो, हमें बढ़ने में मदद करते हैं, सहारा देते हैं। सिसेरो ने पूछा भी था, कौन ऐसा होगा जो दुनिया की सारी दौलत पाकर भी बिना किसी से प्यार किए या पाए अकेला रहना चाहेगा? सही बात है। अच्छा, और गुस्से का क्या? माइकल जॉर्डन का हॉल ऑफ फेम भाषण, वो अब भी पुराने अपमानों से प्रेरित थे। हाँ, गुस्सा एक शक्तिशाली ईंधन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बहुत विनाशकारी भी है। सेनेका ने चेतावनी दी थी कि गुस्सा आखिर में खुद को ही काटता है। बौद्ध धर्म में भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, वहाँ इसे एक ऐसे बाघ की तरह देखा जाता है जो गुस्से में अपने ही शरीर को फाड़ देता है। हमें दूसरे ईंधन पर चलना सीखना होगा, जैसे प्यार, कृतज्ञता, कोई बड़ा उद्देश्य। और अंत में आत्मा के खंड में वो सब एक हैं वाला विचार। जी, सिम्पाथिया, स्टोइक विचार। अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल का अनुभव भी है, जिन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर एक तत्काल वैश्विक चेतना महसूस की। ये समझना कि हम सब जुड़े हुए हैं एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है। ये हमारे स्वार्थ और आत्म केंद्रितता को कम करता है। और अक्सर यही अशांति की जड़ होते हैं। बिल्कुल। तो मन और आत्मा के बाद अब आते हैं स्थिरता के तीसरे स्तंभ पर, शरीर। विंस्टन चर्चिल, उनका जीवन तो अविश्वसनीय रूप से व्यस्त था। युद्ध, राजनीति, लिखना, पेंटिंग। हाँ, बहुत कुछ। फिर भी उनमें एक तरह का संतुलन था। उनका एक मंत्र था। हाँ, वो वाला, ऊर्जा बचाओ, जब बैठ सकते हो तो खड़े मत रहो, और जब लेट सकते हो तो बैठो मत। बिल्कुल, ये आलस नहीं था, बल्कि जरूरी कामों के लिए ऊर्जा बचाने का एक तरीका था। उन्होंने कड़ी मेहनत और रचनात्मक आराम के बीच एक संतुलन बनाया था। उनकी दिनचर्या भी काफी अनुशासित थी, है ना? हाँ, बहुत। सुबह बिस्तर में काम, फिर नहाना, पढ़ना, डाक देखना, लिखना, दोपहर का खाना, फिर थोड़ी देर टहलना, अपने हंसों और मछलियों को खिलाना, फिर सोचना, झपकी लेना, परिवार के साथ समय, फिर शाम का स्नान, रात का खाना, और फिर देर रात तक लिखना। और उनके शौक भी थे, जैसे पेंटिंग। हाँ, वो उन्हें रिचार्ज करने में मदद करते थे। ये वही बात है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हम शरीर का ध्यान ना रखें तो। बिल्कुल हो सकता है। रानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट का उदाहरण देखिए। वो इतने ज्यादा मेहनती थे, इतने तनाव में रहते थे कि अल्बर्ट की मौत का एक बड़ा कारण अत्यधिक काम का बोझ माना जाता है। वो जिसे जापानी में कारोशी कहते हैं। अत्यधिक काम से मौत। और वो जॉन हेनरी वाली लोग का था। हाँ, उसने मशीन को तो हरा दिया, लेकिन फिर थकावट से मर गया। मतलब काम हमें मार सकता है अगर हम सावधान ना रहें। एथलीट भी तो ओवर ट्रेनिंग से घायल हो जाते हैं। हाँ, हमें अपनी रफ्तार बनाने की जरूरत है,
लगातार स्प्रिंट नहीं करना है। एलियूड किपचोगे, महान मैराथन धावक, वो जानबूझकर अपनी पूरी क्षमता से ट्रेनिंग नहीं लेते। अच्छा, क्यों? ताकि वो लंबे समय तक दौड़ सकें और चोट से बचे रहें। धीरज, संतुलन। तो इसका मतलब है कि हमें ना कहना भी सीखना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर चीज को हाँ कहने से हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। फैबियस कंकटेटर की तरह, रोमन जनरल जिसने हैनिबल पर सीधे हमला नहीं किया, इंतजार किया और रोम को बचाया। और बेसबॉल खिलाड़ी सदाहारो ओ, हाँ, उन्होंने भी सही वक्त का इंतजार करने की कला सीखी थी। इसे ताओवाद में वू वेई कहते हैं, अकर्मण्यता में कर्म। सही क्षण का इंतजार करना, बिना वजह जोर ना लगाना। तो ना कहने से उन चीजों के लिए जगह और ऊर्जा बचती है जो वाकई मायने रखती हैं। कैलेंडर के गुलाम नहीं बनना है। बिल्कुल। और शरीर को आराम और गति दोनों चाहिए। गति से याद आया चलना, टहलना। किताब में कई महान विचारकों का जिक्र है जो टहलने के बड़े शौकीन थे। हाँ, किरकेगार्ड, नीत्शे, टेस्ला, हेमिंगवे सब इसके फायदों को जानते थे। टहलना दिमाग साफ करता है, नए विचारों को जन्म देता है। ये एक तरह का आसानी से मिलने वाला एकांत है। और एक और चीज, दिनचर्या, रूटीन। हाँ, फ्रेड रॉजर्स का उदाहरण है। उनका शो शुरू करने से पहले का एक तय अनुष्ठान था। दिनचर्या वो जिंदगी की उथल-पुथल में एक व्यवस्था लाती है। इससे दिमागी बोझ कम होता है। ये अंधविश्वास नहीं है। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। ये अपने माहौल को अपने मन की व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। जैसे राफेल नडाल अपनी बोतलों को रखते हैं, एक नियंत्रण का भाव आता है। और सामान कम करना, अपनी चीजों से छुटकारा पाना। एपिक्टेटस वाला किस्सा। हाँ, जब उनका कीमती लैंप चोरी हो गया तो उन्होंने मिट्टी का सस्ता लैंप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सवाल पूछता है, कहीं हमारी चीजें ही हमारे मालिक तो नहीं बन गई हैं? सही बात है। कम सामान मतलब कम बोझ, ज्यादा आजादी, ज्यादा शांति। बिल्कुल। और अंत में शरीर के लिए जरूरी है एकांत। एकांत। हाँ, अकेले समय बिताना लियोनार्डो दा विंची मानते थे कि ये रचनात्मकता और स्पष्टता के लिए जरूरी है। बिल गेट्स का थिंक वीक, वो हफ्ते भर के लिए सबसे कटकर सिर्फ पढ़ते और सोचते हैं। ये तो कमाल है। हमें खुद को गहराई से सोचने का मौका देने की जरूरत है, थोड़ा अकेले रहकर। लेकिन किताब पलायनवाद से सावधान भी करती है ना, मतलब सिर्फ भागना नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेखक जॉन फैंटे का उदाहरण है। वो शराब और पिनबॉल मशीनों में डूब जाते थे। ये समस्याओं का हल नहीं था, बस उनसे भागने का एक तरीका था। घूमना फिरना या दूसरी गतिविधियां कुछ देर की राहत दे सकती हैं, पर असली काम तो अंदर करने की जरूरत है। भागने से बात नहीं बनती। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सच्ची स्थिरता, वो गहरी शांति, वो स्पष्टता, ये सिर्फ मन का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन, आत्मा और शरीर का एक मिला जुला संतुलन है, एक सामंजस्य है। क्यूबन मिसाइल संकट में कैनेडी की शांति से लेकर टाइगर वुड्स के अंदरूनी संघर्ष तक। हाँ, और एनी फ्रैंक की डायरी से लेकर चर्चिल की संतुलित दिनचर्या तक, ये सारी कहानियां दिखाती हैं कि स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं जो बस मिल जाती है। ये एक सक्रिय अभ्यास है। इसे लगातार करना पड़ता है। जी, ये वर्तमान में जीने, गैर जरूरी चीजों को हटाने, अपने अंदर के गहरे मुद्दों पर काम करने और अपने कामों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ने के बारे में है। हाँ, यह आसान नहीं है यकीनन, लेकिन जैसा कि किताब बताती है, ये हम सबके लिए मुमकिन है। ये क्षमता हम सबके अंदर है, बस उसे खोजने और निखारने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्थिरता का कौन सा एक छोटा सा पहलू आज अपने जीवन में लाया जा सकता है? हाँ, क्या हो सकता है वो? शायद 5 मिनट चुपचाप बैठना हो सकता है, या किसी ऐसी चीज को ना कहना जो असल में जरूरी नहीं है। या फिर बस थोड़ी देर बाहर टहलने जाना और अपने आसपास की दुनिया को सच में देखना। कोई भी छोटा कदम। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।